नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पंचकुला के मोरनी हिल्स में एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई है और टिक्करताल में एडवेंचर स्पोर्ट्स का उद्घाटन सीएम मनोहर लाल ने किया और इस दौरान सीएम ने खुद भी एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाया। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल मोरनी हिल्स के पास टिक्करताल क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग ट्रैकिंग गतिविधियों का निरीक्षण और उन्होंने ट्रायल किया। इसके बाद उन्होंने थापली में पंचकर्मा वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टिक्करताल में मिल्खा सिंह के नाम से क्लब बनाने की घोषणा की है और उन्होंने कहा कि जल्द ही क्लब का गठन होगा और सभी एडवेंचर स्पोर्ट्स का संचालन यहीं से शुरू होगा। सीएम के पूरे कार्यक्रम की 5 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और जहां पर पैराशूटिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, मोटर बोटिंग हो, बच्चों के साथ इस दौरान मुख्यमंत्री नजर आए और इन सभी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं इन सभी का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। लेकिन हमने पिछले दिनों में हरियाणा में विकास की जितनी भी और संभावनाएं हैं उनको देखते हुए पंचकुला जिले को ऐसा विचार किया कि ये हर दृष्टि से विकसित होना चाहिए। उसमें चाहे जिले में ये पहाड़ी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है, वहाँ टूरिज्म के नाते भी विकास होना चाहिए, सांस्कृतिक दृष्टि से भी कुछ प्रोजेक्ट चलने चाहिए, शिक्षा क्षेत्र का भी हब बनना चाहिए, मेडिकल हब बनना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया बरवाला ये भी आगे बढ़ना चाहिए। वन विभाग क्योंकि इस क्षेत्र का एक विशेषता है, उसमें भी कुछ विशेष चीज़ें होनी चाहिए। आयुष विभाग के नाते से कुछ गतिविधियां ऐसी हों, यानी ये एरिया ऐसा है जो एक प्रकार से बहुविधाओं के जितने भी कार्यक्रम हैं इसमें शुरू किए जा सकते हैं। यहाँ टूरिज्म हब के नाते जो पंचकुला में विकास विकसित करने की बात हमने कुछ दिन पहले की थी, उसी में आज का ये जो पैराग्लाइडिंग का एक कार्यक्रम, अब ये पैराग्लाइडिंग इस इलाके के लोगों को बहुत दूर दूर तक मिलती नहीं है, या तो मनाली में जाके पैराग्लाइडिंग होती है या फिर कहीं उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग होती है, हिमाचल मनाली है, लेकिन और स्थानों पर नज़दीक कहीं पैराग्लाइडिंग नहीं है। हमें हरियाणा में ही पैराग्लाइडिंग का एक स्थान ये मिला है। हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोगों ने और टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों ने इस जगह की खोज की कि कहाँ से पैराग्लाइडिंग शुरू होगी और कहाँ लैंड करेगी, वो सब हमने किया है। पैराग्लाइडिंग का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें तय किया कि लोकल जितने एरिया के नौजवान हैं उन्हीं को ट्रेनिंग कराएंगे और एक क्लब के रूप में इसको विचार किया है कि इसको एक सिस्टम बनाएंगे। उस क्लब के कुछ आसपास के लोग मेंबर्स भी बनेंगे, उन मेंबर्स को कुछ सुविधाएं देंगे कि वो खुद अपने परिवार के लोगों को अगर लाते हैं तो उसमें उनको कुछ रियायत देंगे, उसका एक मेंबरशिप की फीस रहेगी और बाद में बाकी लोग आएंगे वो उसका आनंद टूरिस्ट के नाते से ले सकेंगे। और इस क्लब का जो नाम एक विचार आया है, अब आप अगर कहेंगे सब लोग मिल करके, मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, अगर आप कहेंगे वो नाम ठीक है तो वही रख देंगे, फ्लाइंग मिल्खा सिंह क्लब। तो कल ही जब मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गया तो मुझे आप जैसे साथियों ने पूछा कि आप हरियाणा में उनके नाम से कुछ करेंगे, तो उस समय से चल रहा था, तो मैं लगातार शाम को रात को सोचा, अपने कुछ साथियों से विचार किया, तो सबने जैसे आपने एक स्वर से कहा तो सबने कहा ये नाम अच्छा है, तो फ्लाइंग मिल्खा से क्लब रहेगा। उस क्लब की बाकी रूल्स रेगुलेशन सब बनेंगे। एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ने के बाद भिवानी की दुकानदारों का क्या कहना है, हमारे सहयोगी रवि चांगड़ा की इस रिपोर्ट में आप देखिए। दुकानदार क्या सोचते हैं, भिवानी शहर के लोग क्या सोचते हैं, उनसे तमाम लोगों से बात करेंगे जब जिस तरह से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। सर आपसे बात करूंगा, आपका नाम? हाँ जी नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार है सर। कृष्ण जी, क्या कहेंगे, लॉकडाउन जिस तरह से अभी एक सप्ताह के लिए एक्सटेंड किया गया है, कितना फायदा उससे मिलेगा, लोगों को किस तरह की एहतियात बरतनी होगी? सर सोशल डिस्टेंसिंग जैसे अब ऑड इवन किया था तो कस्टमर एकदम बाहर निकलता था, तो यहाँ पे ज़्यादा रश होता है, हमारे को बहुत परेशानी होती थी। तो अब ये रोज़ खुल रही है ना, उससे थोड़ा सा कस्टमर को यूँ दिखता है भी मैं किसी टाइम मर्जी जाके सामान लेके आ सकता हूँ और सोशल डिस्टेंसिंग से ले सकता है सामान, क्योंकि भीड़ कम होएगी। भीड़ कम होने से थोड़ा सा हमारे को भी परेशानी कम होती है। तो क्या पड़ेगा, देखो काम में तो फ़र्क शुरू से ही पड़ा हुआ है, जब से लॉकडाउन लगा था और उससे अब तक फ़र्क ही चल रहा है। बस उसमें ये हो जाएगा, देखो लॉकडाउन बढ़ने से नुकसान तो देखो सबका होता ही है, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि हम लोगों के लिए ठीक है तो वो ठीक है, सब उस चीज़ को मानेंगे। जाहिर तौर पर तमाम लोग यही मानते हैं कि अगर लॉकडाउन इसलिए बढ़ाया गया है कि
थोड़ी ढील दी गई है और ढील देने के बाद लॉकडाउन में जो है कहीं ना कहीं लोगों को समझने की ज़रूरत है। और एक अहम बात और बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अब लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है, रात्रि कर्फ्यू जो है वो उसी तरह रहेगा, यानी अनावश्यक तौर पर लोग अभी भी बाहर नहीं घूम सकेंगे। हालांकि हमने पहले देखा था भिवानी में किस तरह से लोग जो है एकाएक भीड़ आई थी और भीड़ को एकत्रित करने के लिए, भीड़ को काबू करने के लिए, माफ़ कीजिएगा, पुलिस के द्वारा मशक्कत करनी पड़ी थी। चालान भी काटे गए थे दुकानदारों के, दूसरे तमाम लोगों के, बिना मास्क के बाहर घूमने वाले लोगों के हज़ारों की तादाद में चालान काटे जा चुके हैं। वोलेशन करने वाले, कर्फ्यू की उल्लंघना करने वालों के चालान काटे जा चुके हैं। लेकिन महज और महज दंडात्मक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। लोगों को समझना होगा, लोगों को जागृत होना होगा, तभी कोरोना जैसी महामारी जो कि अब कम होती जा रही है, जिस तरह के मामले अब आ रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, लोगों को समझना होगा, लोगों को ना केवल खुद जागना होगा बल्कि दूसरों को भी जगाना होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। कुछ और छूट के साथ हरियाणा में 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कैथल से मनोज मलिक की एक रिपोर्ट आती है। हरियाणा सरकार द्वारा एक बार दोबारा फिर 28 जून सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो टाइम टेबल, जो गाइडलाइन हरियाणा सरकार की आई है, उसमें ये लिखा गया है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक जो दुकानें हैं उनके खुलने का समय रहेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें शॉपिंग मॉलों की, तो 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक जो मॉल है वो खुलेंगे। और उसके साथ साथ बात करें बार रेस्टोरेंटों की, तो वो भी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक ही खुलेंगे। और बात करें शादी समारोह की, तो 50 आदमी ही वहाँ पर, व्यक्ति ही वहाँ पर जा पाएंगे। और बात करें उसके साथ साथ धार्मिक स्थानों की, तो 21 व्यक्ति ही जो है वो धार्मिक स्थानों पर जा पाएंगे। उसको लेकर बात करें जो लगातार मामले बढ़ रहे थे, उसके लेकर जो ये एक लॉकडाउन दोबारा फिर बढ़ाया गया। सरकार का कहना है कि जिस प्रकार जो लॉकडाउन लागू किया गया था उसमें जो सुधार है, काफ़ी सुधार देखने को मिला। लगातार जो मामले कोरोना पॉजिटिव के बढ़ रहे थे उनमें काफ़ी गिरावट आई है। उसी को लेकर जो लॉकडाउन है वो बढ़ाया गया है और सोशल डिस्टेंस बिल्कुल ज़रूरी यहाँ पर रखा गया है। मैं दिखाना चाहूँगा, इस समय मैं छात्रावास रोड पर यहाँ पर मौजूद हूँ और दुकानें आप देख सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ बात करें जो लगातार OD1 का, जो लगातार RD1 का जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई थी वो भी ख़त्म कर दी गई है, पिछले लॉकडाउन में भी ख़त्म कर दी गई थी। और उसके साथ साथ जो दुकानदार अब राहत की सांस ले रहे हैं। और लॉकडाउन के दौरान जो काफ़ी दुकानदारों को नुकसान हुआ है, अब जो दोबारा लॉकडाउन लगाया गया है 28 जून सुबह 5 बजे तक, इस लॉकडाउन के दौरान जो राहत सरकार ने दी है, इस राहत के अनुसार दुकानदारों में काफ़ी जो दिक्कतें आ रही थी अब उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने बच्चों का पालन पोषण जो दुकानदार है अब सही समय पर कर पाएंगे। कदर कैमरामैन पवन राविस के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के सोमवार हरियाणा के लिए बेहद अहम दिन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे हरियाणा में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने का ऐलान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया है। और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस मेगा ड्राइव में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। और कल से ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों को 18 से ऊपर की आयु के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन देने की बात की है, जो कि एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। कल से वो मेगा वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा और कल हम हरियाणा में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का हमने टारगेट रखा है। 70 लाख लोगों को हम अभी तक हरियाणा में वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। पहले जो 45 से नीचे वालों के लिए हमें पैसे दे के खरीदनी पड़ती थी, लेकिन अब कल से हमें केंद्र से सारी वैक्सीन बिना पैसों के मिलेगी। और अब खबर पलवल से है, जहां पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और बीजेपी कांग्रेस से जमकर सवाल पूछे। इसके साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो को ग्राम और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा, जिसका असर आने वाले चुनावों में नजर आएगा।
हमने प्रदेश भर में जिले वाइज कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी और अब से पहले हमने 6 डिस्ट्रिक्ट जो है कवर कर लिए। हर रोज 2 जिले हमने रखे हुए हैं। सरकार ने क्या क्या बेकायदगियां करी, उन सब की पोल भी गांव के लोगों के, शहर के लोगों के बीच में जाकर के खोलने का काम करें। बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनाए गए सामुदायिक भवन का शुभारंभ किया और इस दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस सामुदायिक भवन के बनने से गरीब लोगों को लाभ होगा और यहां बेटियों की शादी और अन्य सामाजिक कार्य आसानी से संपन्न हो सकेंगे। वहीं जमीन पर कब्जा करने वालों को चेतावनी देते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि कब्जाधारी जेलों में जा चुके हैं और इसके बाद भी कब्जा करने वाले दूसरे लोग नहीं सुधरे तो उन्हें भी जेलों में भेजा जाएगा। आपको बताएं कि बल्लभगढ़ में करीब 10 करोड़ रुपए की करीब 3000 गज जमीन को कब्जाधारियों से मुक्त करवाकर यहां सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया, जिसका शुभारंभ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस की दवाई बांटी और इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि आंदोलन के नाम पर राजनीति हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में अप्रिय घटनाएं सामने आ रही हैं, उसने आंदोलन की दिशा को भटका दिया है। आंदोलन में भी जिस प्रकार की स्थितियां बनी हैं, वो उन स्थितियों को कोई सुखद नहीं कह सकता, अच्छा नहीं कह सकता। आंदोलन एक समय में ऐसे स्थान पर था कि जब सरकार ने कहा था कि हम आपके सारे सुझाव स्वीकार करते हैं और 1.5 साल के लिए स्थगित करते हैं, सारी जत्थेबंदियों को बैंड बजाते हुए पंजाब तक जाना चाहिए था। आंदोलनकारी उससे चूके, अब केवल विरोध के लिए विरोध होता है। अब उसमें वो धार जो जिस मुद्दे पर वो आए थे, उस मुद्दे की धार नहीं बची, पॉलिटिक्स बची होगी, पॉलिटिकल लोग होंगे, पॉलिटिकल फेसिस को आप पहचान सकते हो। हम सब जगह पहचानते हैं क्योंकि हम पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं कि कौन सा पॉलिटिकल कार्यकर्ता कहां काला झंडा लेकर खड़ा है। मैं तो पहले भी कहा है कांग्रेसियों को, अपना झंडा लेके आओ भाई, विरोधी करना है तो आप किसानों के झंडे की ओट में क्यों आते हो? गृह मंत्री का बयान आया कि वहां पर आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं। अपने झंडा लेकर आओ। इसलिए इस सारे में सब आप देख सकते हो, राजनीतिक ये कार्यक्रम है, इससे ज्यादा अब ये नहीं। सोनीपत में किसानों के धरना प्रदर्शन से लोगों को परेशानी हो रही है। 30 से ज्यादा गांव के लोगों ने इंडस्ट्रियल एरिया व्यापारियों और दिल्ली के लोगों के समर्थन से महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत रास्ता खोलने को लेकर और लोकल एरिया में खत्म हुए रोजगार को बचाने के लिए हेमंत नांदल की अध्यक्षता में की गई और सरकार से मीटिंग कर अगले 10 दिन में कठोर फैसला लेने की बात कही गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 7 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के चलते दिल्ली से कनेक्टिविटी कट गई है और नौकरी, इंडस्ट्री, शिक्षा, खेतीबाड़ी पर इसका असर हो रहा है और इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने के लिए रादौर के पुराने बस अड्डे से अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसानों का जत्था रवाना हुआ। रवानगी से पहले किसानों ने जमकर नारेबाजी की। जिला प्रधान जरनैल सिंह सांगवान ने कहा कि सरकार आंदोलन को कमजोर करने के लाख प्रयास कर ले, लेकिन किसान और मजदूर अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तीनों काले कानून किसानों के हित में नहीं और जब एमएसपी पर खरीद की गारंटी नहीं दी जाती और इन काले कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती, तब तक किसानों का यह आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक बीजेपी के किसी नेता, मंत्री और विधायक का कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा और ऐसा यमुनानगर के किसानों ने करके दिखा दिया। गुरुग्राम में अब करीब सैकड़ों अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं और इस मामले को लेकर बादशाहपुर विधानसभा से विधायक और चेयरमैन राकेश दौलताबाद ने भी ये मुद्दा उठाया। वहीं अब राकेश दौलताबाद ने इसके लिए हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का शुक्रिया भी अदा किया।
हरियाणा सरकार दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित राज्य के करीब 50,000 परिवारों को बड़ी राहत देने वाली है। ये परिवार वो हैं जो अवैध कॉलोनियों में घर बनाकर रह रहे हैं या जिन्होंने ऐसी अवैध कॉलोनियों में प्लाट या मकान खरीद रखे हैं। राज्य में ऐसी अवैध कॉलोनियों की संख्या 1200 के आसपास है। प्रदेश की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार इन अवैध कॉलोनियों को नियमित करने जा रही है और इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से डेवलपमेंट चार्ज लेकर उनकी प्रॉपर्टी को नियमित कर दिया जाएगा। वहीं अब इन कॉलोनियों में सरकार मूलभूत सुविधाएं भी देने वाली है। वहीं गुरुग्राम में इस तरह की करीब 90 से ज्यादा कॉलोनियां हैं जिसकी लिस्ट सरकार को सौंपी गई है। तो सही कहा जी आपने। और अभी तक तो हमने बहुत परेशानियां झेली हैं, जैसे कि वहाँ बच्चों के लिए कोई पार्क वार्क की सुविधाएं नहीं है, मूलभूत सुविधाएं कोई भी हमारी कच्ची कॉलोनी में कोई नहीं है। सीवर की बहुत दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और जो तारे वारे जा रही हैं बिजली विभाग की वो भी बहुत परेशान करती हैं। गलियाँ ज़्यादा बड़ी है और चौड़ी है नहीं, तो ये मेन जो मूलभूत सुविधा है उसकी वजह से बहुत दिक्कत है जी। और ये अच्छा कदम है सरकार का कि हमारी ये जो कच्ची कॉलोनी है अगर ये अप्रूव हो जाती हैं तो इससे बहुत ज़्यादा हमें सुविधाएं मिलने की उम्मीद है जी। यहाँ पे दिक्कत है सीवरेज की सबसे ज़्यादा। सीवरेज, पीने का पानी, वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है और सप्लाई भी नहीं आई है अभी पानी की। अब ये जो हमारे को वो मिली है कॉलोनियाँ पास होगी तो पानी की सप्लाई, पार्कों में बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, तो बहुत खुशी है लोगों में। देश में कोरोना महामारी के कारण सबसे बड़ा नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है। किसानों को फसलों के उचित दाम न मिलने से आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। तो वहीं हरियाणा प्रदेश में फूलों की खेती करने वाले हजारों किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। प्रदेश में किसानों को 200 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ। किसानों ने सरकार से फूलों की खेती को बचाने के लिए राहत की मांग की है। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल और इस साल भी फूलों की खेती करने वाले हजारों किसानों को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में बड़े स्तर पर किसानों ने फूलों की खेती की है, लेकिन देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन के कारण फूलों की डिमांड नहीं है। ऐसे में अप्रैल से लेकर जून तक शादियों का सीजन था, लेकिन उसमें भी फूलों की डिमांड ना होने से प्रदेश के हजारों किसानों को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 3 सालों में फूलों की खेती खत्म हो जाएगी, जिसमें देश के लाखों लोगों को रोजी रोटी का संकट उनके ऊपर बनाएगा। जो फूल पहले 25 से 30 रुपए किलो के भाव से बिक रहा था वो अब 5 से 7 रुपए किलो के भाव से मिल रहा है। कारण तो ये है जी, इसकी लॉकडाउन की वजह से ये बिल्कुल काम नहीं है, बिल्कुल दुकानों पे। ठीक, इस कारण से ये बात है कि भी जिम्मेदार के पास कुछ नहीं बचता, दुकानदार के पास नहीं कुछ बचता, कोई वो नहीं है इसकी देखभाल। मतलब भाई इसके कारण से भाई ये 2 पैसे बच जाएं, ना जिम्मेदार ना बचता ना दुकानदार ना बचता। कारण ये है शादी और ब्याह शादी जितने भी थे कारण इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से बंद है। बात इस तरह है। क्या पहले क्या भाव बिकता था? लॉकडाउन नहीं लग रहा था? लॉकडाउन से पहले तो यही था 100 रुपये 150 रुपये। तो ये लॉकडाउन लगा जब से उसके बाद में ये 15 रुपये है। कोसली में गश्त के दौरान जाटूसना पुलिस को चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से घी के कार्टून से 65 लाख रुपए की नगद राशि मिली है और पुलिस जानकारी के अनुसार पकड़ी गई राशि दादरी से अलवर ले जाई जा रही थी। रात्रि गश्त के दौरान सुबह करीब 4:30 बजे दादरी की ओर से एक गाड़ी आ रही थी, जिससे पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी चालक घबरा गया और पुलिस ने जब इस गाड़ी की तलाशी ली तो घी के 2 कार्टूनों में 65 लाख रुपए बरामद हुए। पकड़ी गई राशि को अभी जब्त कर लिया गया। इनकम टैक्स की टीम इस राशि की जांच करेगी कि ये राशि गलत है या सही है। रात को मेरी पेट्रोलिंग गश्त थी। गश्त के दौरान एक ब्रेजा गाड़ी जो दादरी से आई थी उसको मैंने रोका। चेक करने पे ड्राइवर थोड़ा घबराया। मैंने कहा भाई अपनी डिग्गी चेक कराओ। डिग्गी चेक की तो 2 कार्टून रखे थे। कार्टून के ऊपर लक्ष्य फॉर्चून सोयाबीन ऑयल लिखा था। मैंने कहा इसमें क्या है? वो बोले जिसमें कुछ हो वो मैं आपको चेक नहीं करा सकता। मैंने कहा क्यों नहीं चेक करा सकते? बोले जी मेरे मालिक ने कहा इसको किसी को चेक नहीं कराना। मैंने मालिक से बात की उसके मोबाइल से। मालिक ने कहा मैं आता हूं, मैं चेक कराऊं। किसान आंदोलन में गांव कसार के मुकेश नाम के व्यक्ति को जिंदा जला देने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले में अभी 2 आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।
मामले में 4 लोगों पर आरोप है और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए सांसद अरविंद शर्मा गांव कसार पहुंचे। उन्होंने मुकेश को श्रद्धांजलि दी और परिवार को सांत्वना दी। अरविंद शर्मा जब गांव कसार पहुंचे तो वहां उनके सामने ही ग्रामीणों ने नारेबाजी कर दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की। सांसद ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। वहीं हांसी में 14 साल की नाबालिग की शादी का मामला सामने आया, जहां भूगाराम कॉलोनी में रविवार को 14 वर्षीय किशोरी के बाल विवाह को महिला और बाल संरक्षण अधिकारी ने रुकवा दिया। शादी की तैयारी चल रही थी और परिवार डांस कर रहा था। इसी दौरान पुलिस टीम के साथ संरक्षण अधिकारी मौके पर पहुंच गई। परिवार ने बाल संरक्षण अधिकारी के समक्ष लड़की की उम्र को लेकर झूठ बोलने के काफी प्रयास किए, लेकिन सख्ती करने पर परिवार ने बच्ची के नाबालिग होने की बात कबूल कर ली। महम कस्बे में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। पिछले कई सालों से इस समस्या से लोग परेशान हैं। वार्ड नंबर 3 के लोगों ने बूस्टर पर प्रदर्शन किया, कहा कि 1 सप्ताह में समाधान नहीं हुआ तो बूस्टर को ताला लगा देंगे। वार्ड वासियों का कहना है कि लगभग वार्ड वासी गरीब मजदूर हैं और दिहाड़ी मजदूरी कर घर लौटते हैं तो बिना नहाए धोए ही उनको सोना पड़ता है। जो पानी आता है वो भी पीने लायक नहीं होता। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।